हम सबके प्रिय नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी, एनडीए के सभी नेतागण, मित्रों, आज हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, कई दशक लग जाते हैं। 62 वर्षों का एक रिकॉर्ड आज हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। अगला रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड के बीच में भी एक अंतर है। वो रिकॉर्ड उस समय में सृजित किया गया जब चुनाव आजादी के आंदोलन की परछाई में होते थे, कोई स्पर्धात्मक पॉलिटिक्स नहीं थी, ना विकास की कोई ज्यादा महेच्छा, इच्छा, आकांक्षा थी। आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के समय में इतने लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व बार बार चुनकर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को लंबे कालखंड तक नेतृत्व देकर विकास के हर पैमाने में आगे बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका ये कालखंड देश के इतिहास में स्थिरता के, राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड नीतियों की सृजन और इसके स्थिर इंप्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड मजबूत रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को इंट्रोड्यूस करने वाले कालखंड के रूप में जाना जाएगा। और आपका ये कालखंड देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करने वाली रक्षा नीति के निर्माण के रूप में भी जाना जाएगा। मित्रों, 62 वर्ष में देश ने 13 प्रधानमंत्री, अनेक गठबंधन की सरकारें, अनेक दलों की सरकारें देखी हैं। राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा कालखंड भी देश ने भोगा है। मोदी जी का एक कालखंड स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व का एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले कालखंड के रूप में आगे जाना जाएगा। कई लोग मोदी जी को संकट समय के नेता के रूप में जानते हैं। मैं गुजरात से आता हूं। लंबे समय से मोदी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब गुजरात एक गहरे संकट में था। एक सदी का सबसे भयंकर भूकंप के त्रासदी से गुजरात गुजरा हुआ था। उस वक्त मोदी जी ने फ्रंट से लीड करते हुए हमारे गुजरात को भूकंप की परछाई से बाहर निकालकर विकसित गुजरात बनाने का काम किया। आज देश भर के गुजरात भूकंप के पहले भी हुए भूकंप के क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं कहीं भूकंप की परछाई जरूर देख पाएगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, निमंत्रण भी है कि आप जरूर कच्छ जाइए। परिवर्तन कैसे होता है, कच्छ आज उसका उदाहरण बना है। मैं देश के गृह मंत्री के रूप में काम करता था, तब कोरोना का वैश्विक संकट आया। पूरी दुनिया चिंता करती थी कि भारत कोरोना के संकट को कैसे निपटेगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक सामूहिक नेतृत्व का अनुभव कराते हुए, नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, मगर न केवल केंद्र सरकार के सारे विभाग, सारी राज्य सरकारें और 130 करोड़ की जनता को साथ में लेकर इतने बड़े संकट से इस देश को बाहर निकालने का काम किया। उन्हीं का नेतृत्व था जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत को स्थान दिलाया। और जो पूरी दुनिया चिंता करती थी कोरोना जब शुरू हुआ कि भारत कैसे इस संकट से निपटेगा, जब संकट समाप्त हुआ तो मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में आज विश्व भर के लोग
कोरोना की भारत के खिलाफ की लड़ाई को स्टडी करने के लिए आज आ रहे हैं। डोकलाम की घटना हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या अमेरिका ईरान का तत्कालीन युद्ध हो, विश्व को झंझोड़ देने वाली ये सारी घटनाओं के बीच में स्थिर भाव से मौन रहकर भारत के हितों की चिंता कर कर हमारे हितों को सर्वोपरि रखते हुए दुनिया जब पूरी संकट में होती है तब भारत ने अपने विकास की गति को बढ़ाया है और आपने एक प्रकार से सहमति की राजनीति को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी की विशेषता यह नहीं है कि केवल उन्होंने लंबे समय तक शासन किया, उनकी विशेषता यह है कि इतने लंबे शासन के कालखंड में कई राज्यों के चुनाव एनडीए परिवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में और 3 आम चुनाव लगातार जनादेश प्राप्त कर जनता का विश्वास भी जीतने का काम किया है। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 25 वर्ष की ये नेतृत्व की यात्रा लगातार जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का नेतृत्व करने का ये स्वर्णिम कालखंड एक साच अर्थ में नरेंद्र मोदी जी की लोकतांत्रिक स्वीकृति की यात्रा है, जिसने भारत को कई मीलों हर क्षेत्र में आगे पहुंचाने का काम किया है। मोदी जी, आपने इस देश के सार्वजनिक जीवन में कई मॉरल लैंडमार्क रचित करने का काम किया है। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेक कर संसद को लोकतंत्र के एक सबसे बड़ी पंचायत के भवन को सेवा के मंदिर के रूप में परिचय कर हमारी संविधान की स्पिरिट का बहुत लंबे अरसे के बाद दुनिया को परिचय कराया। आपने लाल किले से प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक बनाकर आने वाली कई पीढ़ियों में सत्या का उद्देश्य क्या होता है इसके मायने समझाने का और मार्गदर्शन करने का काम किया है। संविधान को एडमिनिस्ट्रेशन का धर्म ग्रंथ कर सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ के रूप में परिचय कराकर आपने संविधान का सम्मान बढ़ाया है और आपके शासनकाल में गुरु नानक देव जी के सेवा के संदेश को चरितार्थ करने का भी काम किया है। समर्थ रामदास ने एक कल्पना रखी थी शासन की, उपभोग शून्य स्वामी। आपने उपभोग शून्य स्वामी की कल्पना को चरितार्थ कर हमेशा राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे बढ़ाया है। सादगी, संपर्क की विशेषता, दृढ़ता, दूरदर्शिता, अथाह परिश्रम और राष्ट्र प्रथम का भाव, ये हमेशा के लिए आपको पूरे भारत के नेताओं में एक अलग भांति का, अलग पंक्ति का नेतृत्व के रूप में प्रस्थापित करेगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनकर भारत की चुनौतियों को समझा और चुनौतियों के सामने के लिए निश्चित ठोस रणनीति बनाने का काम किया। भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, कमजोर निर्णय क्षमता वाला नेतृत्व और फ्रेजाइल 5 वाला अर्थतंत्र, ये बोझ के साथ, ये बैकग्राउंड के साथ आपने सत्ता संभाली और आज ये सारे सूत्र युवा पीढ़ी के लिए इतिहास बनकर आपने रख दिए हैं। भारत आज 1 से 5 के अर्थतंत्र में भी पहुंचा है, सबसे ज्यादा दूरदर्शिता के साथ पॉलिसी बनाने वाला तंत्र भी बना है और भ्रष्टाचार को कोई दूरबीन लेकर आपके शासन में न ढूंढ पाए, इस प्रकार का पारदर्शी शासन भी आपने दिया है। 2022 में जब आजादी के 75 साल हुए, मैं गृह मंत्री के रूप में काम करता था।
मोदी जी ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए देश की सरकार की तैयारियों के लिए ये बैठक थी। उसके बाद कोरोना भी आया। मगर मित्रों, मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिस विजन के साथ उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसके कारण हमारी सभी सिद्धियों को दुनिया के सामने रखने का भी काम हुआ। युवा पीढ़ी को आजादी के संग्राम से परिचय कराने का भी काम हुआ। भारतीय भाषाएं और भारतीय संस्कृति और कई गुमनाम आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने का भी काम हुआ। परंतु अमृत काल की संकल्पना ने पूरा दृश्य बदल कर रख दिया। उन्होंने 75 साल के समारोह के वक्त कहा था कि आज से भारत का अमृत काल शुरू हो रहा है और 75 साल से लेकर भारत की आजादी की सदी तक के काल को अमृत काल के रूप में उन्होंने व्याख्यायित किया। और देखते 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 15 अगस्त 2047 के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, विचार को प्रधानमंत्री के विचार से बदलकर 140 करोड़ जनता का संकल्प बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जब मैं युवा था और देश के सामने की समस्या को सोचता था, तो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश की जनता की सामूहिक लघुता ग्रंथि की। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम कर सकते हैं, हम दुनिया का नेतृत्व तो कई क्षेत्रों में कर सकते हैं। हमारा भूतकाल भी भव्य था, भविष्य स्वर्णिम है। ये आत्मविश्वास का अभाव देश की जनता में दिखाई देता था। आपके 2047 के विकसित भारत के संकल्प ने हमारी सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कर एक आत्मविश्वासी 140 करोड़ नागरिकों का एक देश बनाने का काम किया है। मुझे बरोबर याद है, आपने समारोह में कहा था कि 140 करोड़ लोग अलग अलग दिशा में अगर कदम उठाते हैं तो एक ही कदम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक लक्ष्य के सामने एक दिशा में 140 करोड़ लोग एक कदम उठाते हैं तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। यही हमें विकसित भारत के तक पहुंचाएगा। आपने जो विजन 2047 का दिया है, इसको भारत का युवा भी स्वीकार कर रहा है। आत्मविश्वासी, समृद्ध, सुरक्षित, शिक्षित और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत का रोड मैप आपने देश के सामने रखा है। आपने एनडीए को एक राजनीतिक गठबंधन से ऊपर उठकर देश की चिंता करने वाले राजनेताओं का और संवेदनशील राजनीतिक दलों का समूह बनाया। आज एनडीए 22 सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ 292 संसद सभ्यों के साथ, 144 राज्यसभा के संसद सभ्यों के साथ, 2315 विधायकों के साथ और 222 से अधिक विधान परिषद के सदस्यों के साथ देश के 80% भूभाग और 76% आबादी पर शासन कर रहा है। वो ये आपके 12 साल के यशस्वी कार्यकाल का ही परिणाम है। आपने एनडीए को गठबंधन की राजनीति को अस्थिरता नहीं पर समान लक्ष्य वाले भारत को समर्पित राजनीतिक दलों का समूह बनाने का काम किया है। आपके संवेदनशील नेतृत्व ने इस देश में 12 साल के छोटे कालखंड के अंदर 25 करोड़ लोगों को घर में बिजली, शौचालय, पेयजल की सुविधाएं, बैंक अकाउंट, हर व्यक्ति को 5 किलो प्रतिमाह मुफ्त राशन, 5 लाख तक के इलाज की सुविधाएं, गैस का कनेक्शन और 3 करोड़ लोगों को आपने पहली बार बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज 3 करोड़ लखपति दीदी आपकी इस संवेदनशीलता को अनुभव कर रही है
और एक मुश्त होकर मैंने कई चुनाव अभियानों में गरीबों को कहते हुए सुना है कि भारत में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता रखने वाला ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया है। इतने बड़े जन कल्याण के कामों के साथ जो कहते थे कि जन कल्याण के लिए बजट का हिस्सा कितना होना चाहिए, इसकी डिबेट होनी चाहिए। मैं आज इस सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हर एक प्रकार की बुनियादी सुविधाएं 80 करोड़ लोगों को देने के बाद आपके नेतृत्व में भारत सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। वो हम सब एनडीए के साथियों के लिए गौरव का विषय है। मित्रों, आज आकांक्षी जिले नरेंद्र मोदी शासन का मॉडल का परिचायक है। जो जिले कई राज्यों को बीमारू राज्य बनाने में जिम्मेदार थे, आज वो जिलों में देश के 1 नंबर के जिले के साथ स्पर्धा करने का हौसला भी है, इच्छा भी है और आकांक्षा भी है। मेरा आप सबसे आग्रह कि हर सप्ताह, हर माह आप ये आकांक्षी जिलों की तालिका को देखिएगा तो मालूम पड़ेगा कि कितनी स्पीड से तालिकाओं में बदलाव आता है। हर जिला सबसे अच्छा जिला बनने की स्पर्धा का अनुभव किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लोकतंत्र को भी पुनर्भाषित करने का काम किया है। एक जमाने में हमारे देश के लोकतंत्र को 40 साल के कालखंड के बाद हम देखते थे तो हमारी राजनीति वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से पीड़ित थी। ये तीनों नासुरों ने 4 दशक तक हमारे लोकतंत्र को पंगु बनाने का काम किया था। आपके 1 दशक के कार्यकाल ने जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण से हमारी राजनीति को मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। और मैं मानता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। जनता जाति, धर्म और परिवारवादी पार्टियों से मुक्त होकर आज विकास की आकांक्षी बनी है। आपका ही नेतृत्व का परिणाम है। कई सारे ऐसे देश की सामान्य समस्याएं थी जो आपने हंसते हंसते आम सहमति से समाप्त कर दिया और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कितनी सरल समस्या थी। धारा 370 और 35 से हटाना, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देना, वर्षों से यहां पर जो नागरिक शरणार्थी बनकर आए थे उनको भारतीय नागरिक की पहचान देना, सीएए करना, 160 साल पुराने अंग्रेजों के भारतीय न्याय संहिता के कानूनों को समाप्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इंट्रोड्यूस करना, नक्सल मुक्त भारत की संकल्पना अपने आप में जब आप लक्ष्य देते थे तो ध्रुजा देती थी कि कैसे हो सकता है। 5 दशक पुराना नक्सलवाद देखते 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 इस समय के अंदर समाप्त हो गया और वो पूरा क्षेत्र आज विकास के दायरे में आगे बढ़ा है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, ये तीनों ने कई देशों की रक्षा नीति को नया आकार देने का काम किया है। और इसके साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की रचना, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का मंत्रालय बनाने की रचना, 50% लाभकारी मूल्य वाली एमएसपी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत विकास, इसने आपको किसानों के प्रिय नेता बनाया है। मैं हमेशा जब इनफॉर्मली युवाओं के साथ बात करता हूं तब हमेशा आपको व्यवहारू अर्थशास्त्री के रूप में उल्लेखित करता हूं। मैं आज एनडीए के सभी नेताओं के बीच में भी कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी न केवल अर्थशास्त्र को जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया है। जीएसटी की कल्पना कभी संभव नहीं लगती थी। आपके दृढ़ निश्चय और सबको साथ लेने की कला के कारण ही आज जीएसटी लागू हो पाया है।
भारत फ्रेजाइल 5 में से आज पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में आया है। बैंकिंग सुधार एक स्वप्न जैसे लगते थे, परंतु आज बैंकों का विलय और एनपीएस संकट को निपटने की रणनीति के कारण आज हमारी बैंकें सारी प्रॉफिटेबल भी है और एनपीए का स्तर पूरे विश्व में सबसे कम शायद हमारे यहाँ है। जेम ट्रिनिटी रिकॉर्ड एफडीआई निवेश के लिए पीएलआई योजनाएं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम से मातृशक्ति का सम्मान और नीति निर्माण में मातृशक्ति को स्थान। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में एनडीए ने जो संकल्प किया है 33% आरक्षण का, वो भी आपके नेतृत्व में ही समाप्त होगा। न केवल नीति निर्माण में मातृशक्ति को भागीदार बनाया है, न केवल ढेर सारी शौचालय से लेकर पीने के पानी से लेकर राशन से लेकर बच्चों की टीकाकरण तक की महिलाओं की समस्या को आपने समाप्त किया। हमारी मातृशक्ति को सेना, पुलिस, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्टार्टअप, ड्रोन और खेल जैसे क्षेत्र में समानता का अधिकार भी आपने दिया है। युवा जब आकांक्षी होता है तो हर क्षेत्र को छूना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने खेलो इंडिया के माध्यम से खेल के क्षेत्र में भी भारत को लंबी छलांग लगाने का एक मौका दिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तालिका में भारत का तिरंगा सबसे ऊपर होगा, वो हम सब देख पाएंगे। नई शिक्षा नीति एक प्रकार से हमारे संस्कार को भी संजो कर रखती है और हमारे युवाओं को वैश्विक स्पर्धा में खड़ा रहने का मौका भी देती है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक शिक्षा देने का ये संकल्प आज पूरा देश उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया ने हमारे युवाओं को बहुत बड़ा न केवल मौका दिया है, उनको उभरने का भी एक रास्ता प्रशस्त किया है। अवसंरचना और कनेक्टिविटी, सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाहें और डिजिटल कनेक्टिविटी, इसमें आपके कालखंड का मैच भारत की कोई सरकार नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, दुनिया भर की सरकारों का आप स्टडी कर दीजिए। 12 समय में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह और डिजिटल कनेक्टिविटी, इतनी बड़ी छलांग दुनिया के कोई देश ने नहीं लगाई है जो आपके नेतृत्व में भारत ने लगाई है। वंदे भारत ट्रेनें, एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो नेटवर्क और जलमार्ग, ये भारत की कनेक्टिविटी के इतिहास में एक लैंडमार्क बन के खड़े हैं। मैं सरहदी सुरक्षा की एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड का नेटवर्क जो आपने बनाया है, न केवल हमारे टूरिज्म को बढ़ाया है, मगर किसी भी दुश्मन की हिमाकत को सामना करने के लिए हमारी सेना को 24 घंटा 365 दिन उपलब्ध कराने का आपने साधन भी किया है। जनजाति विकास में एकलव्य विद्यालय, पीएम जनबन, वाइब्रेंट विलेज और बस्तर क्षेत्र के विकास जैसे कई लैंडमार्क काम हुए हैं। आपने एक सूत्र दिया, विकास भी विरासत भी। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण, वो आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं कार्यकर्ता था। हम तो विश्वास खो बैठे थे कि हमारे जीते जी राम जन्मभूमि का निर्माण हम देख पाएंगे। आज राम लल्ला बड़े गौरव के साथ गगनचुंबी मंदिर में विराजे हैं। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और केदार धाम का पुनर्निर्माण, पुनर्विकास और संसद को सेंगोल विहीन करने का काम जिन लोगों ने किया था, उनकी उपस्थिति में संसद में आपने सेंगोल, पवित्र सेंगोल को प्रस्तापित कर फिर से एक बार ये देश भारतीय परंपराओं से चलेगा, ये प्रस्तापित करने का काम किया है। G20 के माध्यम से आपने
भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया है। मित्रों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में चंद्रयान-3 की सफलता के बाद गगनयान, मानव रहित अंतरिक्ष मिशन और 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप अंतरिक्ष के क्षेत्र में 75 साल की आजादी के बाद बहुत बड़ी छलांग लगाने में मोदी जी ने काम किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पिछड़े हुए थे। रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए आरडीआई की 1 लाख करोड़ की योजना आने वाले दिनों में दुनिया भर की समृद्धि को यहां लाने का राजमार्ग बनने वाली है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सफल हो चुका है। यहां सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू भी हुआ है। 76,000 करोड़ से ज्यादा निवेश से भारत में चिप निर्माण शुरू हुआ है। नेशनल क्वांटम मिशन हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा को न केवल दिखाने का अवसर देता है, क्वांटम मिशन के माध्यम से 25 साल के बाद के विश्व का नेतृत्व भारत करे, इसके लिए आपने रास्ता प्रशस्त किया है। रक्षा उत्पादन में 1,27,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 21,000 करोड़ का निर्यात, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम पूर्ण रूप से विश्व पर निर्भर थे, आज भारत विश्व में अपने उत्पाद भेज रहा है। स्टार्टअप इंडिया में लगभग 1,59,000 स्टार्टअप, पीएम गति शक्ति योजना की कल्पना, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा के मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की पीएलआई की योजना, सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्ग, इसने देश को आने वाले और 3 दशकों के लिए विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद, 1 रैंक 1 पेंशन से सेना के जवानों का कल्याण और वैक्सीन मित्र नीति के माध्यम से वैश्विक संकट के समय विश्वसनीय मित्र की भारत की छवि भी आपने दुनिया भर में सृजित करने का काम किया है। और इसी का कारण है कि 32 से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान देकर आपको और भारत को सम्मानित करने का काम किया है। 38 देशों ने भारत के साथ ट्रेड डील कर हमारे व्यापार के मार्ग खोले हैं और भारत को उत्पादन का हब बनने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया है। और आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज, विश्व में एक विश्वसनीय मजबूत लोकतांत्रिक देश और उभरती हुई अग्रणी शक्ति के रूप में आज भारत परिचय प्राप्त कर पाया है, वो आपके नेतृत्व का ही परिणाम है। मित्रों, एक और बात मैं करना चाहता हूं। इसी वर्ष की 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 25 साल पूरे करेंगे। मुझे लगता है लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब परिवार से जन्मकर, कोई जाति के आधार पर बगैर, कोई परिवार के बैकग्राउंड के बगैर, नीचे से शुरुआत करते हुए देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है और 25 साल तक राज्य और देश का नेतृत्व करता है। मुझे लगता है कि हम इस सभागार में जो बैठे हैं वो सभी 7 अक्टूबर का मौका भी देश को विश्व में प्रस्थापित करने के लिए, हमारे लोकतंत्र के महिमा मंडन के लिए और हमारे नेतृत्व की शक्ति को दुनिया को परिचय करने के लिए उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बारे में आप सब भी, आपकी दलों के अंदर, व्यक्तिगत रूप से आप और सरकारों के अंदर क्या क्या किया जा सकता है कि भारत के लोकतंत्र की ये उपलब्धि कि गरीब बच्चा किसी भी का सहारा लिए बगैर अपनी क्षमताओं के आधार पर 25 साल तक राज्य और देश का नेतृत्व करे, इस घटना के महिमा मंडन के लिए और लोकतंत्र की शक्ति को दुनिया में पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव अगर आप लिखकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे तो पार्टी के लिए, एनडीए के लिए और देश की जनता के लिए एक बहुत मदद रूप साबित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिर से एक बार
प्रधानमंत्री जी, ये आपके अनथक प्रयासों का 25 साल तक एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर लगातार 18 से 20 घंटे मेहनत कर कर कहीं पर कुर्ते पर करप्शन का दाग लगाए बगैर अपने परिवार को नहीं, पूरे देश को अपना परिवार बनाकर आपने जो नेतृत्व दिया है, आपके कार्यकाल की, आपकी सिद्धियों की हम सब बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं, अनुमोदना भी करते हैं, उसको हम प्रेरणा पुंज भी मान रहे हैं। फिर से एक बार सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, प्रणाम। और हम सब अपेक्षा करते हैं ईश्वर आपको दीर्घायुष करे, लंबे समय तक देश का नेतृत्व आप करते रहें और आपके नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की और गौरवशाली भारत माता के स्थान की संकल्पना हम पूरी करें, यही आपसे निवेदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।